जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को नंबर 1 स्टडी चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों आज पार्ट 22 है और आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि 2/11/2014 का पेपर है और सेम वही पेपर है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और जहां भी आप लोग शेयर करते हैं वहां पे शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैथ से क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 30 व्यक्ति काम पर लगाए गए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियम समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता। इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक ठेकेदार है और कोई कार्य जो है 38 दिन में करने का ठेका लेता है। 30 दिन बाद उसे 30 व्यक्ति को काम पर लगाता है और 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाता है, तो उसे यह पता चलता है कि कार्य जो है नियमित समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता, इसको बताना है। ऑप्शन दिया है 1.1/2, 1 और 1.1/4 और 1.3/4। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये बोल रहा है 35 व्यक्तियों द्वारा कार्य एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 38 दिन में कार्य समाप्त करने का टोटल ठेका लेता है। कितने दिन में? 38 दिन में कार्य समाप्त करने का ठेका लेता है। 30 व्यक्ति काम पर लगाता है और 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाया जाता है। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाया जाता है उसमें, यानी कि टोटल व्यक्ति कितने हो जाते हैं? 25 दिन बाद टोटल व्यक्ति 35 हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो दिन था, कितना दिन था? 38 दिन था और 25 व्यक्ति कार्य पर और लगाए जाते हैं, तो क्या होता है कि कार्य समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 38 में से 38 - 1 - 25 करेंगे, क्योंकि 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और आ जाते हैं काम में। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना होगा? इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 38 - 26। 38 - 26 बराबर कितना होता है दोस्तों? 38 - 26 बराबर होता है 12 दिन। अर्थात ये है, कहने का मतलब ये है कि 35 व्यक्तियों ने टोटल कितने दिन तक कार्य किया? 35 व्यक्तियों ने टोटल 12 दिन तक काम किया। 12 दिन में काम करते हैं 35 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति काम कितने दिन में करेंगे? तो 30 व्यक्ति काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 35/30। जब इसको हम लोग काटते हैं तो काटने पे क्या होता है? 5 से काट देते हैं इसको और 5 से काट देते हैं 7 बार में, 6 से 2 बार में, यानी कि 14 दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल वर्क हो जाता है, टोटल यहाँ पे दिन हो जाता है, ये हो गया 25 दिन तो पहले था और 14 दिन अब आ जाता है, यानी कि टोटल 39 दिन लग जाता है। लेकिन ठेकेदार क्या करता है कि 38 दिन में ही कार्य करने का ठेका लेता है। और क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होगा, यानी कि नियत समय कितना था? 38 दिन और लग कितना रहा है? 39 दिन। तो कितना समय बाद कार्य समाप्त होगा? तो एक दिन बाद कार्य समाप्त होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकंड नंबर ऑप्शन है 1, यानी कि एक दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय करती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी?
क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा फिर इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी को प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक रही है। यानी कि 75 किलोमीटर के बाद हो सकता है स्टेशन आया होगा और 3 मिनट के लिए स्टेशन पे रुक रही है। कितने देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो फाइनल गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंचेगी? ऑप्शन दिया है 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 24 मिनट, 6 घंटा 21 मिनट और 6 घंटा 27 मिनट। आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी बच्चों ने अभी तक इसका आंसर दे भी दिया होगा, तो जो इसका आंसर नहीं निकाल पाए यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं कि क्या हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें कर सके और हम अपने वीडियो में क्या सुधार ला सकें। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। रेलगाड़ी 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। और रेलगाड़ी की चाल दे रखा है कितना? रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर हम लोग समय निकालें तो समय कितना होगा? समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। तो दूरी कितना है? 600 है और समय कितना है? दूरी कितना है? 600 है और स्पीड कितना है? 100 है। तो यहाँ से इसको जब हम लोग काटते हैं तो 6 घंटा समय हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं 75 किलोमीटर बाद 3 मिनट रुकती है। हर 75 किलोमीटर बाद 3 मिनट रुकती है। तो यहाँ पे देखते हैं रेलगाड़ी 75 मिनट बाद जब 3 मिनट रुकेगी तो 600 किलोमीटर दूरी तय करना है और 75 किलोमीटर दूरी के बाद 3 मिनट रुकती है। तो टोटल जो 600 किलोमीटर दूरी है इसको तय करने के दौरान कितना देर तक रुकेगी? यानी कि 600/75 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग काट देते हैं, काटने पर क्या होगा? 15 से काटते हैं, 15 5 से और 15 से काटते हैं 15, इसको 15 चौके 60 और इसको काट देते हैं 8 से, यानी कि टोटल 8 मिनट रुकती है। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि हम लोग जब फाइनल डिसीजन पे ट्रेन को पहुंचा देते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो टोटल 7 बार रुकते हुए जाती है। 7 बार 3-3 मिनट रुकती है। हमेशा 75 किलोमीटर दूरी में 7 बार रुकेगी और 3-3 मिनट रुकेगी। तो कितना होगा? अगर 7 बार रुक रही है और 3-3 मिनट रुक रही है तो टोटल कितना मिनट रुक रही है? टोटल 21 मिनट रुक रही है। 600 किलोमीटर दूरी तय करने में टोटल 21 मिनट रुक रही है, पूरे 21 मिनट रुक रही है। तो ट्रेन की जो कुल समय पूछा गया है तो कुल समय क्या था? वहाँ पे 6 घंटा था और 21 मिनट ऐड कर देंगे, यानी कि 6 घंटा 21 मिनट कुल समय ट्रेन का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 घंटा 21 मिनट में ट्रेन अपने जो फाइनल स्थान पर पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोथगुडेम थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में स्थित है। कोथगुडेम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो 4th नंबर ऑप्शन तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोथगुडेम जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह तेलंगाना में स्थित है और यह एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि 1720 मेगावाट की एक स्थापित क्षमता इसकी है और इसमें टोटल 11 यूनिट से बनाया गया है। और तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के पूर्व यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो यह जो क्षेत्र था, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, यह आंध्र प्रदेश के ही अंतर्गत आता था। लेकिन अब दोस्तों आप लोग क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लोग तेलंगाना टिक कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन। 7.20 प्रति केजी चावल को 5.70 प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6.30 प्रति केजी हो जाए? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 7.20 प्रति केजी चावल है और 5.70 प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6.30 प्रति केजी हो जाए? ऑप्शन दिया है 4
2:5, 2:3, 1:3 और 3:4। दोस्तों इसमें हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाने पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो की चावल, 5 रुपया 70 पैसा प्रति किलो की चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 6.30 प्रति केजी चावल हो जाए। आप लोगों को पता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 7.20 में से जब 6.30 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये होगा 0 और ये 12 हो गया। 12 में से माइनस करेंगे तो 12 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 90, यानी कि 0.90 होगा। और जब इसको माइनस करेंगे हम लोग 6.30 में से 5.70 को माइनस करेंगे, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं। ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये होगा 0 और ये हो गया 13 हो जाएगा, तो कितना होगा 6, यानी कि यहाँ पे 6 होगा, 0.60 ये हो जाएगा। इतना तक अगर क्लियर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो यहाँ पर जो आता है ये रेशियो आता है, तो पॉइंट को हटा देंगे और इसको रेशियो में कर लेंगे। पॉइंट को हटाने पर यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 से 100 ये कट जाता है, 10 से 10 ये कट जाता है, 2 से इसको काटते हैं 2 3 से इसको काटते हैं 3 दूनी 6 और 3 तिरिके 9, यानी कि जो 2:3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2:3 जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन, जितनी देर में ए 22 मीटर की दूरी तय करता है उतनी ही देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। ऑप्शन दिया है 50 मीटर, 100 मीटर, 111.1/9 मीटर और 25 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए की जो दिया है 22.5 मीटर और उतनी ही देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो अगर हम लोग ए और बी की रेशियो की बात करें, ए और बी की रेशियो की बात करें तो 22.5:25 हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे पॉइंट में नीचे लाते हैं 10 और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 10 से 10 कट गया, ये हो जाएगा 225:250। 225:250 अगर हम लोग इसको 25 से काटते हैं तो 25 10 बार में जाएगा और इसको काटते हैं तो 9 बार में जाएगा, यानी कि 9:10 यहाँ पे हो गया। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है 1 किलोमीटर की दौड़ में, क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रखा है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। तो यहाँ पे देखते हैं रेशियो जो आया हुआ है, रेशियो आया है ए का रेशियो 9 है और बी का रेशियो 10 है। और क्वेश्चन में पूछ रखा है 1 किलोमीटर की दौड़, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर होते हैं तो बी से कितना गुना ज़्यादा है, बी से 100 गुना ज़्यादा है। उसी तरह से ए से कितना गुना ज़्यादा है, ए से भी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 900। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आता है 100, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 मीटर से बी जो है ए को हराएगा, 100 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम का पता लगाएं। अगला क्वेश्चन है विषम का पता लगाएं। 1, 4, 9, 16, 23, 25 और 36 दिया है और इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है विषम है, यानी कि मेल नहीं खाती एक दूसरे से। ऑप्शन दिया है 36, 9, 23 और 25। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ऑप्शन से 2 तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, सबसे पहले तो हम लोग इसको बनाकर सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सिंपल लॉजिक जो लगाते हैं लॉजिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर है, 4 दिया है तो 4 2 का स्क्वायर है, 9 दिया है तो 9 है 3 का स्क्वायर। उसी तरह 16 दिया है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है। और यहाँ पे 23 दिया है लेकिन 23 किसी का स्क्वायर नहीं है। 25 स्क्वायर है किसका 5 का और 36 स्क्वायर है किसका 6 का।
यानी कि सिंपल यहाँ पे जो बढ़ रहा है क्वेश्चन में ये स्क्वायर पे बढ़ रहा है, लेकिन 23 यहाँ पे जो दिया हुआ है किसी का स्क्वायर नहीं है। 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे मेथड की अगर बात करें तो दूसरा मेथड जो है ऑप्शनल, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शनल इसको कैसे देखते हैं, देखने का जो तरीका है उसको कैसे देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 36 जो है एक स्क्वायर है 6 का, 9 जो है स्क्वायर है 3 का, 25 जो स्क्वायर है किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 23 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे एक श्रृंखला दी गई है और उसमें गलत संख्या ज्ञात करना है जो कि इससे मेल नहीं खाता है, गलत संख्या है। कौन सा संख्या विषम है, गलत है। ऑप्शन दिया 18, 18.5, 4.5 और 54। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। 36 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना होगा, 18 होगा। उसके बाद में 18 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे इसमें से 36 में से 2 को भाग दिया गया 18 आया है और 18 में से 2 को भाग दिया गया है तो 9 आया है। उसी तरह से अगर 9 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 4.5 आता है। यहाँ पे देखते हैं 54 में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। और 27 में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं, 27 में अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 27 में 2 से भाग देते हैं तो आएगा 13.5। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 13.5 न देकर 18.5 दे रखा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 18.5 इस श्रृंखला में गलत है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को बताना है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग से कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग इससे भी मिला सकते हैं कि जो सीरीज का क्वेश्चन है काफ़ी रिपीट कर रहा है। और तो मैं इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेरा जो सारा एनालिसिस है आप लोग देख लीजिएगा और देखकर एग्ज़ाम में अगर जाएंगे तो आप लोग को दावा के साथ बोल सकता हूं कि 70 से 80% क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसको। 5, 16, 6, 16, 7, 16 और 9, 16 दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो है 6, 9, 7 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं कैसे लॉजिक को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 दिया है, 16 दिया है, फिर 6 दिया है, उसके बाद 16 दिया है, 7 दिया है और उसके बाद 16 दिया है और 9 दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो +1 हो रहा है और यहाँ पर भी +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। यानी कि इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग इसमें से इसको बढ़ रहे हैं तो 16 का 16 ही लिखा है, यहाँ पर भी जाएंगे तो 16 का 16 ही लिखा हुआ है। तो 9 जो है इसमें गलत संख्या है, 9 इज़ द राइट आंसर, 9 सही आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। आम आदमी पार्टी ने आम चुनाव 2014 में कितनी लोकसभा सीटें जीती। आम आदमी पार्टी जो है आपकी बात कर रहा है दोस्तों। आम सभा चुनाव 2014 में कितनी लोकसभा सीटें जीती हैं। ऑप्शन है 5, 4, 6 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में आम सभा चुनाव में आप द्वारा 4 सीटें जीती गई थी और भारत में 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव जो हुआ था 7 अप्रैल से 12 मई तक 2014 में जो चुनाव हुआ था वह हुआ था और यह चुनाव 9 चरणों में चला था। और उसके बाद में इसमें बात करें लोकसभा चुनाव में पहली बार शामिल हुई थी आम आदमी पार्टी, लोकसभा चुनाव में पहली बार शामिल हुई थी और पंजाब से 4 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। और आम आदमी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित एक राजनीतिक पार्टी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी जो है जो दिल्ली सरकार है केजरीवाल की काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी इसको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन।
85 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2 गुनी है। एक स्विमिंग पूल 735 वर्ग मीटर का है जो कुल क्षेत्रफल का 1/5वां हिस्सा है, तो भूखंड की लंबाई बतानी है। एक स्विमिंग पूल है जो कि कुल क्षेत्रफल का 1/5वां हिस्सा है और ऑप्शन दिया है 40.25, 60 मीटर, 52.30 मीटर और 42.86 मीटर। यहाँ पे देखते हैं जो स्विमिंग पूल है कितना वर्ग मीटर है। स्विमिंग पूल की लंबाई जो है 735 वर्ग मीटर है। तो टोटल अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, भूखंड का जो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 1/5वां हिस्सा है, तो अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हिस्सा इसका आ जाएगा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3675 मीटर स्क्वायर भूखंड का टोटल एरिया हो गया। और आप लोग एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आप सबको पता है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि चौड़ाई जो है लंबाई से 2 गुनी है। चौड़ाई क्या है? लंबाई से 2 गुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई से आधी हो जाएगी। इतना तक आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे भूखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? भूखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई में इसको हम लोग जब पुट करते हैं तो 3675 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? b/2 जो आयत का क्षेत्रफल है इंटू में चौड़ाई। यहाँ पे ये लेंथ है और ये चौड़ाई है। इसको जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, बचा 1, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7 इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग गुणा करते हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाते हैं b पर से तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 7350, अंडर रूट में 7350, तो b का वैल्यू जो है b का वैल्यू हो जाएगा 85.73 मीटर, b का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे भूखंड की लंबाई पूछा गया है दोस्तों, तो लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई क्या है? b/2 है, चौड़ाई की आधी है। और चौड़ाई कितना आया हुआ है? चौड़ाई आया हुआ है 85.73 चौड़ाई आया हुआ है। इसको कर देते हैं आधा, आधा करने पे क्या होगा? 4, ये हो जाएगा 2.86, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना मीटर है, मीटर में इसको हम लोग मीटर में इसका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो कि कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था। भारत की राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है। जो फ्री में क्लासेज आप लोगों को दी जा रही है तो आप लोगों को उसका फ़ी देना है। और फ़ी यही है कि आप लोग कम से कम एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट को अपने मित्र जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। यही आप लोगों का फ़ी है और यही आप लोगों से मैं एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट है आपसे कर रहा हूं। देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसकी राइट आंसर की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। और भारत की राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के पहले व्यक्ति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं भारत के प्रथम नागरिक बोले जाते हैं, भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। और आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 जो कि इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 53 के अनुसार यह बोला गया है कि जो संघ की कार्यपालक शक्तियाँ होगी, सारी जो पावर होंगी, सारी जो शक्तियाँ होंगी संघ की, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, पिछोला झील किस शहर में स्थित है? पिछोला झील किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिया है अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। पिछोला झील की अगर बात किया जाए तो 4th नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पिछोला झील उदयपुर में स्थित है और उदयपुर में एक गांव है जिसका नाम ही पिछोला है। उसी के नाम पर यह झील का नाम रखा गया है और इस झील को उदय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन, किनको फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? किनको फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां और शेख अब्दुल्ला। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसको फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है, खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान के राजनेता थे। कहाँ के राजनेता थे? बलूचिस्तान के राजनेता थे और जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इनको काफ़ी सारी उपाधियाँ मिल चुकी है। पहला तो है फ्रंटियर गांधी। पहला क्या है? फ्रंटियर गांधी। दूसरी अगर बात किया जाए तो सरहदी गांधी भी इनको बोला जाता है, सरहदी गांधी भी बोला जाता है। और थर्ड नंबर पे इनको सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, सीमांत गांधी भी बोला जाता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे बात किया जाए तो फोर्थ नंबर पे इनको बच्चा खां भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बच्चा खां भी इनको बोला जाता है तथा बादशाह खां भी इनका नाम है। तो इतनी सारी उपाधियां हैं, इसमें से कोई भी एक उपाधि आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अभी तो यहाँ पे पूछा गया फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। अगला जो पेपर होगा उसमें ये भी पूछ सकता है कि सरहदी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है या फिर सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक शानदार मोटिवेशन के साथ हम लोग जो है आप लोग को बीच बीच में मोटिवेशन देता रहूँगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो यहाँ पे बात करें सक्सेस की, सफलता की, तो सफलता दोस्तों अगर पाना है तो सफलता पाने का एक मूल मंत्र है। सफलता पाने का कुछ नहीं, एक ही मूल मंत्र है और वो है परिश्रम। यानी कि कठिन परिश्रम कीजिएगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च अधिकार किसके पास होता है? रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति, फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में होता है। रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और भारत सरकार तथा भारत की इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार उत्तरदायित्व होती है और सशस्त्र भारतीय जो सेना है उसका सर्वोच्च कमान भी भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके उत्कीर्ण में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद। दूसरा ऑप्शन है गांधी की कृतियों से, नेहरू के भाषणों से, नेहरू जी के भाषणों से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। और आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान किसे और कैसे मिलता है, इस बात का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। मुंडकोपनिषद में यह बोला गया है कि आत्मा का जो सही स्वरूप या ज्ञान है किसे और कैसे मिलता है इसके बारे में उसमें बताया गया है। और सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य अगर आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन में कि सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो सत्यमेव जयते यानी कि सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य है और सत्य की ही जीत होती है और यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें से 2-3 निकल कर आ रहे हैं। पहला तो बात ये कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, सत्य की जीत होती है। दूसरा बात ये हो जाता है कि यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देवनागरी में लिखा गया है और मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? हमारे राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड, जो कि बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता होगा। आप सभी लोग इसको जानते होंगे कि राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकेंड लग जाते हैं। और राष्ट्रगान के रचयिता की बात किया जाए तो राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है, जो कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान है जन गण मन, हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। और किसी भी देश में राष्ट्रगान का गाया जाना अनिवार्य हो सकता है। उसके अगर उसको आप लोग अवहेलना उसकी करते हैं तो आप लोग दंड क्या पात्र हो सकते हैं, आप लोग को दंड भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा है? हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा है? ऑप्शन दिया है आषाढ़, भाद्र, फाल्गुन और चैत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 3rd नंबर ऑप्शन है फाल्गुन। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह होता है और चैत्र भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है। जो चैत्र होता है, जो 4th नंबर ऑप्शन दिया है, यह प्रथम माह होता है और फाल्गुन लास्ट माह इसको बोला जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल किस राज्य की राजधानी है, इसको बताना है। ऑप्शन दिया है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इज़ द राइट आंसर। और इम्फाल की अगर बात किया जाए तो मणिपुर का जो पड़ोसी राज्य, इसकी अगर चौहद्दी की बात करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसकी चौहद्दी की बात करें तो नॉर्थ में इसकी आ जाता है नागालैंड। नॉर्थ में क्या आता है? नागालैंड नॉर्थ में आता है। और साउथ में इसके आता है मिजोरम। साउथ में क्या आता है? मिजोरम आता है। और पश्चिम की अगर बात किया जाए तो पश्चिम में असम हो जाता है। और पूर्व का जो इसका सीमा है, जो ईस्ट का इसका सीमा है, वह म्यांमार से जाकर मिलता है। किससे मिलता है? म्यांमार से मिलता है। और यहाँ की जो जनजाति होती है उसे मेइती जनजाति के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति? मेइती जनजाति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो भाषा है, भाषा मेइतिलोन हो जाता है, जिसे मणिपुरी भाषा भी बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं वीडियो से, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, उमेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है? उमेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया है अजमेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन जोधपुर। उमेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर पड़ता है राजस्थान में। यह जो है दुनिया के सबसे बड़े निजी महल में से एक इसको माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा निजी महल है जो जोधपुर का उमेद भवन है। और ताज होटल का भी एक यह अंग है और इसका नाम महाराजा उमैद सिंह के नाम पर रखा गया है। महाराजा थे एक उमैद सिंह, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसका 1943 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया है जैसलमेर, जयपुर, अलवर और बीकानेर। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर है। हवा महल भारतीय राज्य की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी होता है जयपुर। और राजस्थान में एक राजसी महल है जिसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। और इसको दोस्तों 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में एक महाराजा थे जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह एक महाराजा थे और उनके द्वारा इसको बनवाया गया। और राज मुकुट की तरह इसको लाल चंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने एशियाई खेल 2014 में सर्वाधिक पदक जीते हैं? एशियाई खेल 2014 में कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक पदक जीता है? ऑप्शन दिया है दक्षिण कोरिया, जापान, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन चीन। चीन द्वारा एशियाई खेल 2014 में सर्वाधिक पदक जीता गया था। और जो 2014 का एशियाई खेल था वह 17वां संस्करण था। कौन सा था? 17वां संस्करण था, आप लोग याद रखिएगा। और यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो साउथ कोरिया का एक शहर हुए
साउथ कोरिया का एक शहर है जिसका नाम है इंचियोन। क्या नाम है? साउथ कोरिया का एक शहर है इंचियोन। वहाँ पे 17 सितंबर 2014 में आयोजित हुआ था। 17 सितंबर 2014 में यह आयोजित हुआ था और 4 अक्टूबर 2014 तक चला था। 4 अक्टूबर 2014 तक चला था। और चीन की अगर बात किया जाए तो टोटल 342 पदक जीता था और 342 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा था, जिसमें टोटल 151 गोल्ड पदक थे और 108 रजत थे, 83 कांस्य पदक इसमें आ जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर एशियाई खेल 2014 में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस देश को हराकर एशियाई खेल 2014 में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है? इसका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ईरान, चीन और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन, पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशियाई खेल 2014 में हॉकी का जो स्वर्ण पदक है जीता था और पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 2 गोल से हराया था। और 17वां एशियाई खेल है जो अभी अभी मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूं। कब आयोजित होता है, किस शहर में आयोजित हुआ था, आप लोगों को ऊपर इसका आंसर बता दिया हूं। 98 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है व्यापारिक पौने, लू, खमसीन और काला बैसाखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लू। सेकंड नंबर जो ऑप्शन है लू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। IMF का अर्थ क्या होता है? IMF का अर्थ क्या होता है? इंडियन मिलिट्री फोर्स, इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंडियन मॉनेटरी फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 3rd नंबर ऑप्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको IMF बोला जाता है। IMF के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हेड क्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA का एक शहर है जिसका नाम क्या है? वाशिंगटन DC। क्या बोलते हैं? वाशिंगटन DC उसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसके 188 टोटल सदस्य हैं और यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है, जो कि अभी हाल ही में जो कोविड-19 का जो केस हुआ है उसमें IMF काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन जो कि 7563.8, 2015.75, 1421.358 इसको सॉल्व करना है और इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसे सिंगल डिजिट मेथड से भी बना सकते हैं, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। सिंगल डिजिट मेथड से पहले इसको बनाकर देखिएगा। अगर सिंगल डिजिट मेथड से सॉल्व हो जाए तो बढ़िया बात, और सिंगल डिजिट मेथड से अगर सॉल्व नहीं होता है तो इसको आप लोग सिंपल मेथड से भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है और क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए। और डिसलाइक का कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। और आप लोग अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिस पे हम लोग डेली वहाँ पे अच्छे अच्छे मटेरियल भी डालते हैं जो कि संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है, जिसमें चैनल का लोगो लगा हुआ है संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम चैनल बना हुआ है। वहाँ पे जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं
और वहाँ पे एक डाउट सेशन बनाया हुआ है। डाउट सेशन में भी आप लोग उसमें साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर फेसबुक की बात किया जाए, फेसबुक पर अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पर एक पेज बनाया गया है, जिसमें काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है और क्वेश्चंस के आंसर जो है अगले वीडियो में आप लोगों को लाकर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।